वेलकम टू जय कला क्लासेस। जय कला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्या के नेक्स्ट पॉइंट है ना। एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें वास्तविक संख्या कुछ पॉइंट बच गए हैं। उसके बाद इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंध समझेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे है ना। उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला पॉइंट है सम संख्या है ना। सम संख्या तो सब लोग जानते हैं क्योंकि बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग मैथ पढ़ते हैं। तो सम संख्या जो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए है ना। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जो व्यक्ति अगर वो उनको याद नहीं होगा, वो भूल गए हो तो नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा विषम संख्या है ना। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित, पूरा पूरा क्या, कभी दो से कटे नहीं है ना। जो संख्या दो से नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे, हम विषम संख्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं सम और विषम है ना। एग्जाम्पल में हम लिए 18। एग्जाम्पल में कितना लिए, 18। अब पूछेगा 18 क्या सम संख्या या विषम संख्या, तो बोलेंगे क्या, देखिए क्या हो रहा है, ये दो से कट रहा है ना। कितना बार में, 9 बार में। तो जो दो से कट जाए उसे क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या। तो क्या 9 तो 3 से कट रहा है ना, तो क्या ये भी तो कट रहा है किसी अंक से, क्या ये सम संख्या होगा। तो बोलेंगे जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो विषम संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे है ना। वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे। तो क्या दो से कटेगा नहीं ना, तो दो से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या है ना। और ये 18 हो जाएगा सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, 2 होगा। क्यों, दो तो दो से कट रहे ना। तो सम संख्या के एग्जांपल में होगा 2, 4, 6 है ना। इसी तरह से अब 2 2 ऐड करते जाएंगे। 2 में ऐड किए तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किए तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से चलते 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 जाएगा। अब सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 ऐड करते चल जाएंगे। क्या करेंगे, 2 ऐड करते चल जाएंगे। तो 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा है ना। 3 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा है ना। इसी तरह इसका भी क्या अंतर हो जाता है, 2 2 2 2 2 2 चलता ही चलता है ना। तो विषम संख्या हम लोग सीख गए। जो दो से नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जो दो से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंध समझते हैं। संबंध समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब तक आप संबंध नहीं समझिएगा ना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि संबंध समझना बहुत जरूरी है। इसमें ए देखिए क्या है, कल बताए थे ना कि ए अकेले झेल लेता है पी और क्यू आर का है ना, तीनों को झेल लेता है। कैसे, तो देखिए ए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखते हैं बी गुने क्यू और प्लस आर। ये दोनों गुना होगा, ये जुड़ेगा तब ने ए के बराबर होगा। कल बताए थे ना 2 और 8 का उदाहरण लिए थे एग्जाम्पल। तो उसमें बताए थे कि बड़ा जो रहेगा बीच में रहेगा है ना। बड़ा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। और छोटा क्या करेगा, उसको तमाचा मारेगा। तो तमाचा हमेशा कौन मारता है, बी मारेगा। और बी मारेगा तमाचा ए को और बोलेगा क्यू है ना। उसके बाद जो भी बचेगा वो आर होगा है ना। तो आर क्या होता है, शेष होता है। क्यू क्या होता है, भागफल होता है। और बी क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है। तो इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि संबंध क्या क्या है। तो बोलेंगे ए हमेशा बड़ा रहेगा। ए क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो बड़ा का चिन्ह होता है इस तरह से है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा का चिन्ह होता है इस तरह से। जो इसके अंदर रहेगा ना वो बड़ा व्यक्ति रहेगा है ना। जो अंदर रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो ए क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे, बड़ा तो होता है, जैसे बोल देंगे आप बड़े हैं अपने भैये से है ना। अपने भैये से कभी कोई बड़ा होगा ना, तो जब भैया कह दिए ना तो वो भैया बड़ा हो गए ना। तो हम बोलेंगे नहीं, हमसे बड़ा है भैया है ना। तो ये ए क्या है, बड़ा है किन से, तो बी से बड़ा है। तो बी से बड़ा ए, लेकिन बी भी बड़ा है किसी और से। ए से तो बड़ा नहीं है लेकिन किसी और से। तो किससे बड़ा है, बी जो बड़ा है आर से बड़ा है। किससे बड़ा है, आर से। आर से कैसे बड़ा है, मात्र 1 अंक से बड़ा है। हमेशा आर क्या होगा, बी से 1 ही अंक छोटा होगा। अभी हम बताएंगे कैसे होता है। देखिए तो बी बड़ा है ना आर से, तो इसको ऐसे एरो मार करेंगे तो आर बोलेगा ना हम भी कभी कभी बड़े होते हैं। आर बोलता है कि हम भी कभी कभी बड़े होते हैं, कभी कभी बराबर हो जाते हैं। तो देखिए कैसे बराबर होगा, तो 0 के बराबर हो जाता है ना आर। शेष क्या होता है,
जीरो आ जाता है तो क्या हो जाता है, आर का वैल्यू जीरो, तो जीरो के बराबर हो जाता है कभी कभी आर, है ना। और कभी क्या होता है, शेष कुछ बच जाता है, तो आर बराबर जो बचेगा वो लिखेंगे, तो आर बड़ा हो जाता है जीरो से, है ना। तो आर क्या होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा, यही संबंध है, इसी को समझना है ना। इसमें एक पॉइंट और संबंध समझना है, कल तो समझा दिए थे कि ए बड़ा होता है, एक पॉइंट वो था। दूसरा पॉइंट ये है, बी बड़ा है आर से, है ना, हमेशा ऑलवेज बड़ा रहेगा, बी रहेगा बड़ा आर से एक अंक के लिए। कितना, एक अंक के लिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि बी बड़ा होगा आर से सिर्फ एक अंक से। बोलिए सर कैसे। अब देखिए हम लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 18 और 15 का HCF इक्वलिटी विभाजन से, है ना। क्या निकालना है, इक्वलिटी विभाजन परिमेयका से इसको हल करना है। तो इसमें ए कौन है, तो जो बड़ा रहता है ए होगा, तो ए कौन हो गया 18, और जो छोटा रहेगा उसको बी बोलेंगे, तो बी कौन हो गया 15, बी कौन हो गया 15, है ना। तो अब इक्वलिटी विभाजन परिमेयका का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो पहले साइड में इक्वलिटी विभाजन जब भी बोलेगा ना, तो साइड में हम हल करेंगे उसको भागा क्या करेंगे, साइड में लगाएंगे, और यहाँ पे चरण 1 चरण 2 इस तरह से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम साइड में लगाते हैं भागा, तो देखिए जो बड़ा रहेगा उसको बीच में ना, तो 18 है तो 18 को बड़ा बीच में रख देंगे, और छोटा कौन है 15, 15 यहाँ पे लिखा दिया। और 15 कितना बार तमाचा मारेगा, एक बार मारेगा, है ना, एक बार तमाचा मारेगा और गिनेगा 15। अब देखिए 18 में से 15 गया तो बचा 3, 3 बच गया ना। अब बोलेगा 18 कि हमरा तुम मारा ने, हमरो को बेटा जन्मेगा तो तोरा मारेगा, तो इसका बेटा कौन आया 3, 3 आया ना। और 3 और 15 में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा बीच में, भाई इसको मत भूलना, जो बड़ा रहेगा बीच में, एकदम करेक्ट है ना, जो बड़ा रहेगा बीच में। तो 3 और 15 में बड़ा कौन है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा यहीं पे कि कैसे हल करेंगे, यहाँ पे फंस जाता है, है ना। तो फंसना नहीं है, जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो 3 और 15 में तुलना करेंगे तो बड़ा कौन हो गया 15, तो बीच में रख दिए। और देखिए लप्पड़ मारेगा कितना, 5 बार, 3 क्या करेगा 5 बार लप्पड़ मारेगा, 5 बार लप्पड़ मारेगा और गिनेगा 15, तो 0 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिखाई पड़ा। चलिए ठीक है, आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आर 0 हो जाए ना, तो इसका मतलब क्या, मार दिया ना, वो मार के खत्म कर दिया, तो जो मार के खत्म करेगा वो जीत जाएगा ना। तो 3 क्या हुआ, जीत गया, 3 क्या हुआ, जीत गया। तो इसको इक्वलिटी विभाजन में संबंध कैसे लिखेंगे, देखिए ए का वैल्यू लिखेंगे 18 और बी का वैल्यू 15, है ना। और क्यू कितना, एक बार लगाएंगे तो पहले, तो एक बार लिखेंगे। आर कितना 3, है ना, आर क्या लिखेंगे 3। अब देखिए तुलना ही दोनों में करते थे के ना, 15 और 3 में तुलना, तो अब ए का वैल्यू आ जाएगा 15 और बी का वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। तो चरण 1 हो गया, ये चरण क्या हो गया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 2, चरण 2, है ना। चरण 2 में फिर वही सूत्र लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 15, 15 लिख दिए, और फिर बी का वैल्यू कितना है 3, 3 लिख दिए, गुने कितना लपड़ा मारा 5 बार ने, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया 5, प्लस शेष क्या बचा 0। जब शेष पर 0 बचे तो जो लपड़ मारा जीत गया वही ना होगा मासा। तो मासा हमेशा बी का वैल्यू होता है, तो बी कितना है, बी ही ना है 3 ने, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 3 हो जाएगा, है ना। हमको लग रहा है ऐसा कि आप लोग समझ गए होंगे। कहीं पे अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, वहां पे हम हल कर देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको। चलिए संबंध सीख गए, सम संख्या सीख गए ना, विषम संख्या सीख गए, और इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं, है ना। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। एनसीईआरटी बुक का एक उदाहरण है 1, उदाहरण नंबर 1, जिसमें संख्या दिया गया है VVI क्वेश्चन बोलेगा इक्वलिटी विभाजन परिमेयका से हल करें। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एग्जाम में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण नंबर 1 को, है ना। उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है 4052, है ना, और लिखा है 12576। तो बड़ा कौन है 12576 ना, तो जो बड़ा रहेगा उसको बीच में रखेंगे। तो हम यहाँ पे बीच में रख देते हैं 12576 को, और इधर लिख देते हैं 4052, है ना। तो हम 3 बार में लगाएंगे,
भागा दे रहा है ना, तो 3 बार में लगाएंगे तो 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 6 और पंती या 15 का 5, बाकी बचा 1, और जीरो में 3 से गुना होगा तो जीरो आएगा, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 लिख दिया और 4 12। अब देखिए घटाएंगे तो 6 में 6 गया तो 0, और 5 में से 7, 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 0, है ना। तो ये दोनों में तुलना करेंगे तो देखिए ये बड़ा हो गया ना, तो अभी इसको बीच में रख देंगे 4052 को, है ना। और लगाएंगे 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में लगाएंगे। तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 से इसको गुना करेंगे तो 0 लिख देंगे, 9 गुने 0 तो 0, और 9 दूनी 18 का 8, बाकी बचा 1, है ना। अब 1 इसमें जुड़ेगा, 9 जगह 36 है 37, है ना, 36 है 37। अब देखिए घटाएंगे तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा। अब इससे पैंचा लेगा तो 0 तो खुद है, वो पैंचा नहीं देगा, तो 0 क्या करेगा, अच्छा भाई हम रुक जाओ, हम बगल वाला से पैंचा मांगते हैं। बगल वाला से मांगेगा, 4 इसको देगा, ये हो जाएगा 10, और 10 इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, और 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, और ये एक पैंचा दिया तो यहाँ पे 3 होगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब देखिए ये दोनों में तुलना करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको रखेंगे बीच में, है ना। किसको रखेंगे, इसको रखेंगे बीच में, तो लिखते हैं 420 को बीच में, और ये रह जाएगा इधर 272, है ना। तो क्या ये 2 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा, तो इसको 1 बार में लगाएंगे और लिखेंगे 272। अब घटाएंगे, 10 में से 2 गया तो 8, और ये पैंचा दिया तो यहाँ पे इससे पैंचा लगा तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक पैंचा दिया तो यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। अब ये दोनों देखिए बड़ा कौन है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो अब क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा 272, और इधर कितना आ जाएगा 148, है ना। अब देखिए इसको 2 बार में लगेगा तो लगेगा क्या, 248 50 दूना 100, ये नहीं लगेगा 2 से, 1 बार में फिर लगेगा, और लिखेंगे 148, है ना। अब इससे पैंचा लगा तो 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये पैंचा दिया तो हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। अब देखिए ये छोटा ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो इसको बीच में रखेंगे 148, और इधर रख देंगे 124। ये देखिए 2 बार में लगाएंगे 24 दिन 48 होता है ना, और 200 तो ये लगेगा 1 ही बार में, लेकिन यहाँ पे 2 से रहता तो लग जाता, 1 बार में लगाएंगे 124, और घटाएंगे 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, और 2 में से 2 गया तो बचेगा 2। अब देखिए ये दोनों, ये 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0, और देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, तो आ गया 0, 1 में से घटाएंगे तो इसमें ये दोनों में ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे बड़ा वाला को बीच में, और इधर लिख देंगे छोटा वाला को, है ना। तो देखिए 24 से गुना करेंगे चलिए ठीक है, यहाँ तो हाँ यहाँ ठीक है। अब देखिए 24 से गुना करेंगे कितना बात, तो हम 4 या 12, है ना। क्या करेंगे 24 गुने 1 करेंगे तो 24 आएगा, 24 पचे 20 होता है, 24 पचे क्या होता है 20 से 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार तो आएगा 120, है ना। 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। अब देखिए 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा ना, 2 में से 2 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। अब देखिए ये दोनों बड़ा कौन है, 24 बड़ा है, तो 24 बीच में रहेगा और छोटा वाला इधर रहेगा, और 6 बार में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 जगह 24, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। जब आर का वैल्यू 0 आ जाए ना तो ये प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो जाता है, और बी क्या हो जाता है HCF, है ना। तो इसका HCF कितना निकल गया 4। लेकिन क्या यूक्लिड विभाजन ऐसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है, आपको ये सब प्रक्रिया एक रफ में करना है ना, एक रफ पन्ना में करना है, और सब में आपको दिखाना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, पहले तुलना करेंगे तो लिखेंगे A बराबर, है ना, इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन में A बराबर 12,576, और B बराबर लिखेंगे 4,052, है ना। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, है ना, या यूक्लिड विभाजन ही लिख देते हैं। तो सूत्र क्या होता है A बराबर BQ प्लस R, है ना। ये क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए चरण 1 लिखेंगे, चरण 1, ठीक है। चरण 1 में क्या लिए हम, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है 12,576, है ना, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है
4052 और गुने Q का वैल्यू है 3 प्लस R का वैल्यू कितना है 420। अब लिखेंगे चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में देखिए A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4052। A का वैल्यू क्या जो बड़ा हुई ना, ये बड़ा है ना, तो लिखेंगे 4052 A हो गया और B क्या हो गया 420 और Q कितना हो गया 9 प्लस R कितना हो गया 272। ये सब क्या है रफ में रहेगा, ये सब क्या रहेगा रफ में रहेगा, ठीक है। अब देखिए चरण 3 लिखेंगे। चरण क्या लिखेंगे, ऐसे ही आपको बनाना भी है कॉपी पे, ठीक है। और चरण 3 में क्या लिखेंगे A बराबर 420। A बराबर कितना लिखेंगे 420 और B का वैल्यू लिखेंगे 272, ठीक है। B का वैल्यू क्या लिखेंगे 272 और क्या लिखेंगे Q का वैल्यू 1 और शेष कितना 148। यहाँ पे लिखेंगे चरण 4, है ना, चरण 4 लिखेंगे और इसमें A का वैल्यू कितना लिखेंगे 272 और B का वैल्यू कितना लिखेंगे 148 और गुने Q का वैल्यू 1 और प्लस 124। R का वैल्यू इतना हो गया। अब देखिए इसमें लिखेंगे चरण 5। चरण 5 में A का वैल्यू हो जाएगा 148 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का वैल्यू कितना यहाँ पे 148 124 हो जाएगा। B का वैल्यू 124 गुने कितना Q का वैल्यू 1 प्लस R का वैल्यू क्या 24, है ना। अब देखिए चरण क्या जाएगा चरण 6। आप लोग इसी तरह से निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। इसी तरह से बढ़ते रहेगा, कितना लिखेंगे, है ना, इसी तरह से क्या होगा बढ़ते रहेगा। और कहां तक लिखेंगे चरण ये लिखेंगे, लास्ट में जो होगा चरण लिख के जो काउंटिंग आएगा वो लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे A का वैल्यू 24, है ना, और B का वैल्यू कितना 4 और Q का वैल्यू 6 प्लस R का वैल्यू 0। जहां R का वैल्यू 0 हो जाता है ना, वहीं B का वैल्यू क्या हो जाता है HCF हो जाता है। HCF कितना B का वैल्यू कितना 4 ना, आंसर क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं उदाहरण नंबर क्या 2। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहेगा, दर्शाएं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में 2q एक धनात्मक पूर्णांक सम संख्या है। क्या बोलेगा 2q जो है वो क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक सम संख्या है। 2q है ना, क्या बोल रहा है 2q माने 2q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक सम संख्या। क्या है ये सम संख्या। देखो 2 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा सम संख्या और इसी में बोलता है 2q प्लस 1 क्या है एक धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या। क्या है विषम संख्या, इसको सिद्ध करना है ना। तो देखिए q के बगल में q किससे गुना होता है b से ना, q किससे गुना होता है b से। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या निकल रहा है 2, यहाँ पे भी b का वैल्यू क्या निकल रहा है 2। जब 2 वैल्यू निकल रहा है b का, तो मतलब क्या b बड़ा है r से, है ना, b क्या होता है बड़ा होता है r से। अगर b का वैल्यू 2 है ना, तो r का वैल्यू हो जाएगा 1 और 0, है ना। क्यों, तो r 0 के बराबर भी होता है ना, r बराबर लिखाए थे ना, r बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से। जब b का वैल्यू r रहेगा तो देखिए जब b का वैल्यू 2 रहेगा तो r का वैल्यू 0 और 1 तक जाएगा, है ना, 0 और 1 तक। अगर b का वैल्यू 5 रहेगा तो r का वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगा, 5 नहीं होगा। क्यों, r छोटा ना है b से, r क्या है छोटा है b से। तो यहाँ पे कितना है b बराबर 2 है, तो r बराबर हो जाएगा r बराबर r का वैल्यू जो होगा 0 और 1, है ना। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर BQ प्लस R, है ना। तो देखिए b का वैल्यू हमको पता है ना, तो b का वैल्यू कितना है 2 और q का q लिख दिए और ऐसा ही रहने देते हैं। बोल रहा है इतना क्या सम संख्या है, तो हम लोग लिखते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर क्या धनात्मक पूर्णांक, है ना। a कोई धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर 2 तथा q है। q का वैल्यू थोड़ी q दिया हुआ है ना। b बराबर 2 है और q का वैल्यू दिया हुआ है, और लिखेंगे जहां r बराबर 0 और 1 ले सकते हैं। कहां तक? a तक। क्यों? b का वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो 1 ही तक जाएंगे। अब लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर क्या होता है? bq प्लस r, तो a ही रहेगा, है ना। और b के जगह पे तो 2 है, b बराबर क्या है? 2 ना, तो 2 लिख दिए, और q तो q ही रहेगा। r का वैल्यू 0, जब r का वैल्यू 0 रहेगा, किसी में जोड़ेंगे r तो कुछ होगा, वो तो ही ना आएगा। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2q, है ना। तो देखिए 2q आ गया ना, a बराबर क्या आ गया? 2q। तो क्या सम संख्या है ना, दो क्या है? सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसमें लिखेंगे 2q एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है ना। 2q क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। ये क्या हो जाएगा? है। अब इसी में देखें, लेंगे हम r बराबर 1 लेने पर, तो लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, है ना, bq प्लस r। तो a बराबर a रहेगा, a का वैल्यू ये है, धनात्मक पूर्णांक है। b का वैल्यू कितना है? 2 ना, b का वैल्यू 2 नहीं है, और q ही रह जाएगा, r का वैल्यू 1 लेंगे। तो क्या ये क्या इतना को विषम नहीं कहेंगे? देखिए a बराबर एगो आ गया 2q, एगो आ गया 2q प्लस 1, हो गया। हम लोग इसको जांच करते हैं ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? सम, ये हो जाएगा सम, और ये हो जाएगा विषम। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जितना b का वैल्यू देगा ना, उससे एक कम वैल्यू होगा r से। क्यों? लेकिन देखिए अगर b का वैल्यू 3 दिया है, b का वैल्यू 3 दिया है ना, b बराबर 3 दिया है। अब बोले सर 3 कैसे देगा? तो लिखा रहेगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 3, 3q प्लस 5। ये सभी क्या होगा? धनात्मक विषम संख्या होगा। धनात्मक विषम, विषम क्या होगा? देखिए 3 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इधर जो जा रहा है सब विषम संख्या जा रहा है, लेकिन b क्या? सब एक जगह समान है। b क्या है? सभी जगह समान है। तो a बराबर क्या होता है? a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। तो a b का वैल्यू कितना? सब जगह 3 है, तो लिखेंगे 3q। और r का वैल्यू देखिए, r का वैल्यू कहीं पे 1 लिया है, कहीं पे क्या लिया है? 3 लिया है, कहीं पे क्या लिया है? 5 लिया है। तो r का मान बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 ही है ना b का वैल्यू, तो यहाँ कभी भी 2 नहीं, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला r का वैल्यू 0 होगा, दूसरा r का वैल्यू 1 होगा, और तीसरा r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 होगा। इसका कभी भी r बराबर 3 नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 3, है ना। देखिए दिया गया है क्वेश्चन में, दर्शाएं कि धनात्मक विषम, धनात्मक विषम, विषम मतलब क्या? 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम ना। तो बोला धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है प्लस, प्लस वाले, ऋणात्मक नहीं। पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक भी आता है और धनात्मक भी आता है। तो ये बोल रहा है धनात्मक वाला, मतलब कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं होगा। बोला धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। तो इसको लिख लेते हैं 4q प्लस 1, और या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है? एक पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक है। q बराबर एक पूर्णांक, कहने का मतलब q का वैल्यू कुछ भी होगा, माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा। तो देखिए यहाँ पे एक यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन, है ना। यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r। q देखिए सभी में समान है ना, q क्या है? सभी में समान है, और 4 भी क्या है? सभी में समान है। r देखिए क्या है? r का मान बदल रहा है, r कहीं पे 1 है और क्या है? 3 है। तो हमको r का मान रखना होगा, और a बराबर हमें ये सभी संख्या विषम के रूप में प्राप्त करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a
ए बराबर ए एक लिखेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b का मान 4 है तथा q एक पूर्णांक संख्या है ना, q एक पूर्णांक संख्या है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, a कोई धनात्मक संख्या होगा, है ना, धनात्मक संख्या होगा जहां b का मान क्या है, 4 है, तो हम लिख सकते हैं b बराबर 4, है ना, b बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे b बराबर 4 लिख दिए हैं और बोला एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। मान लेते हैं q क्या है, q ऐसा ही रहने देंगे, है ना, q ऐसा ही रहने देंगे। अब देखिए b का वैल्यू 4 है, तो एक संबंध बताए थे, a बड़ा होता है b से और b बड़ा होता है r से, b बड़ा किससे होता है, r से, और r बराबर या बड़ा हो सकता है 0 से। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 4 ना, b का वैल्यू 4 है। तो आप लोग याद कीजिएगा, बताए थे कि b हमेशा एक ही अंक से बड़ा होता है ना, तो r का वैल्यू यहाँ पे कहा कितना ले सकते हैं, r बराबर ले सकते हैं 0, क्यों, r तो 0 के बराबर होगा, तो ले सकते हैं ना, 0 1 2 3, 4 लेंगे क्या, 4 नहीं लेंगे, अगर 4 लेंगे तो b के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे संबंध है ना कि b हमेशा क्या होता है, r से बड़ा होता है। अब देखिए पहला पुट मान, इसका पहला मान, r का पहला मान पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r का मान अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरा आवाज सुन के लिख लेगा, ठीक है, r का मान शून्य रखने पर, क्या, शून्य रखने पर, तो देखिए क्या लिखेंगे, a बराबर, अब b का वैल्यू कितना है, 4 ना, b बराबर क्या है, 4 ना, तो लिखेंगे b का वैल्यू 4। अब q क्या, q गुने q लिख देंगे, 4 गुने q, है ना, तो प्लस कितना, r का वैल्यू 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4q, और 0 क्या किसी में जुटेगा, फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब लेते हैं r बराबर 1 लेते हैं, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, एक धनात्मक पूर्णांक है, अब b का वैल्यू 4 है, q ऐसा ही रहेगा और r का वैल्यू 1 रहेगा। तो देखिए पहला जो है जांच कर दिया है ना, पहला मान क्या हो गया, निकल गया विषम में। अब रखेंगे r का वैल्यू, r बराबर 2, और लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, b का वैल्यू 4 ही है, 4 हमेशा समान है ना, सब जगह b का वैल्यू 4 है, q समाने रहेगा, और r का वैल्यू क्या, 2 लिखना है, ये नहीं लिखा है, क्यों, अगर हमसे विषम सम पूछता ने तब इसको लिख देते, सम पूछता ये क्या हो जाएगा, सम, क्यों, यहाँ पे देखिए 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सम, क्या हो जाएगा, सम, हमसे विषम ने पूछ रहा है, जो विषम है उसको हम घेरा लगा देंगे, है ना। अब r का मान रखेंगे 3, r का मान कितना रखेंगे, 3, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब b का वैल्यू 4 है और q का वैल्यू q ही रहेगा क्योंकि पूर्णांक संख्या है, और प्लस r बराबर 3, ये देखिए निकल गया, दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे चूंकि a बराबर 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 एक विषम, है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अगर सम पूछता तो हम इसको और इसको लिख देते हैं ना, इसको और इसको लिख देते, इतना करिएगा ना 5 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, इतना करने पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ध्यान से उतार लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का 4 एग्जाम्पल, जिसमें क्वेश्चन है हलवाई की दुकान से, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा गया है ना, कोई भी अगर घर में ही आप रहते हैं तो सामान को किस तरह से सुसज्जित और सजा के रखा जाता है ना, उस पे इसमें दिखाया गया है। एक हलवाई की दुकान में काजू का बर्फी और फिर बादाम का बर्फी, बादाम जो होता है पिस्ता बादाम है ना, जिसको बोलते हैं ना बादाम खाने से अकल आती है, वो वाला बादाम बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है बर्फी, बर्फी मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में, है ना। तो बर्फी, काजू का बर्फी और बादाम का बर्फी। तो हलवाई दुकानदार अपने नौकर से बोल रहा है कि आप तुम इस तरह से रखो ना कि कम से कम स्थान घेरे और बढ़िया से रखा जाए। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, है ना, 420 काजू की बर्फियां, मतलब वो संख्या है, काजू का बर्फी जो बनकर तैयार हुआ वो संख्या है, ठीक है। और 130 बादाम की बर्फियां, मतलब वो 130 बर्फियां, मतलब क्या है इसका बादाम का, और 420 बर्फियां है काजू का बर्फियां। वहां इनकी ऐसी ढेरियां, ढेरियां मतलब सरियाना एक तरह से होता है, सुसज्जित से रखने। तो यहाँ पे ढेरी का अर्थ हो रहा है मतलब ये नहीं कैसी फेंक देना, सजाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान हो। इधर से भी देखिए तो समान लगे, इधर से भी देखिए समान, ऊपर से भी समान, है ना। हर एक जगह से क्या समान देखने, समान मतलब रो या कॉलम दोनों में बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात, परात एक बर्तन होता है इस टाइप का, है ना, परात इस टाइप का बर्तन होता है, इस टाइप का, है ना, जिसमें यहाँ पे ऐसे देखिए मान इस तरह का बर्फी रहता है, ऐसे चाहे ऐसे जिस भी तरह से चौखुट वखुट जो भी रहा गोल, इसको बोला है सजाने के लिए इसी में, है ना। तो बर्फियां को बोल रहा है परात में न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम मतलब क्या, कम से कम स्थान घेरे, क्योंकि और सारा मिठाई रखना होता है इसलिए बता रहा होगा, घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में, बर्फी के जो परात में ढेरी लगाएगा ना, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाए, है ना, बोल रहा है कम से कम इस परात में कितना ढेरियां रखी जाए। तो आइए हम इसको देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन से, है ना, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए 420 क्या है, काजू का बर्फी है, तो 420 बड़ा हुआ ना संख्या में 420, तो 420 को रख देंगे हम बीच में, और छोटा कौन हो गया, बादाम की बर्फी है ना, कितना 130, तो 130 को रख देंगे इधर साइड। अब देखिए कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएगा क्या, 300 हो जाएगा, 3 बार में लग जाएगा, है ना, 3 बार में लगा देंगे तो कितना आएगा, यहां से 0 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 कम 3 है, ठीक है। अब घटाएंगे, 0 में से गया तो 0, और देखिए इससे पैसा चलेगा 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3, और देखिए जब पैसा दिया था 3 हो गया, 3 में से 3 आया तो 0। अब देखिए 130 में और 30 में दोनों बड़ा कौन हो जाएगा 130, तो जो बड़ा होगा उसको बीच में रखेंगे और जो छोटा होगा इधर रखेंगे। अब देखिए 4 तिया 12, है ना, कहने मतलब 3 चक 12, 3 को पढ़ते हैं 4 बार तो 12 आ जाता है। यहाँ पे लिखा है 130, कहने मतलब यहाँ पे 30 है तो 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना 120, घटेगा तो 10 आएगा। अब ये दोनों में तुलना करेंगे तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया, तो जो बड़ा हो गया बीच में, बाकी छोटा इधर। 3 लपड़ मारेगा गिन के 10 बार, है ना, 10 जो है 3 बार मारेगा, गिनेगा कितना 30। जब आ गया 30 में 30 जाएगा तो शून्य, आर का वैल्यू जब शून्य हो जाए तो जो मारता है यानी बी बराबर HCF हो जाता है। HCF क्या होता है बी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 10, है ना, तो इसका HCF कितना हो गया 10। कहने का मतलब काजू का जो ढेरी है वो परात में 10-10 की संख्या में, न्यूनतम 10-10 की संख्या में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, सुसज्जित ढंग से सरिया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं चरण 1। चरण 1 ए बराबर कितना रखेंगे 420, अब बी बराबर 130, क्यों कि यहाँ पे बी हो गया, ये हो जाएगा ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है क्यू, ये हो जाता है आर, है ना, ये वाला आर हो जाएगा, ये आर, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना 30 ना, 130 ना, उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना 3 और आर का वैल्यू कितना 30। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 2, चरण 2, यहाँ पे चरण 1, यहाँ पे चरण 2। चरण 2 में ए का वैल्यू कितना 130 आएगा, है ना, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, बी का वैल्यू 30, और फिर क्यू का वैल्यू 4 और प्लस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, आर का वैल्यू 10। अब यहाँ पे देखेंगे चरण 3, है ना, चरण 3,
चरण 3 में a का वैल्यू आ जाएगा 30 और यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 और q का वैल्यू कितना 3, r का वैल्यू क्या 0। जहां पे r 0 मतलब r 0 हो जाता है वहां पे b क्या हो जाता है HCF b बराबर 10। हलवाई क्या बोलेगा, हलवाई जो काम करता है वो क्या करेगा 10 वाले स्थान पे रखेगा। 10 मतलब परात में, ऐसे वाले परात में क्या करेगा 10 की संख्या में वो बर्फी को सजाएगा, है ना। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, है ना। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, सभी उदाहरण को हम क्या किए खत्म कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे, है ना। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कुछ इसमें नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे पूछें, है ना। सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया तो फिर उसको हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से और आप लोग को देंगे, है ना। अब मेरा कोशिश रहता है कि आम जीवन से समझाना, इसीलिए बोलते हैं लपड़ मारो थप्पड़ मारो, ये बड़ा होगा, ये बाप होगा, ये जूता जाएगा ना। एक बोलने का कारण है क्या है कि बच्चों के दिमाग में अच्छे से वो बात ग्रहण कर जाए और अच्छे से रहे और उस